हेलो एवरीवन, ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का 4th लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फॉलिकुलोजेनेसिस, oogenesis, और इसके पश्चात कैसे किस तरीके से विभिन्न हार्मोन्स की वजह से एलिड सर्ज आया था और किस तरीके से ओवल्यूशन हुआ, है ना। आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सेकेंडरी oocyte पहुंच चुका है फेलोपियन ट्यूब में, है ना। तो मादा में निषेचन का जो स्थल होता है मनुष्य में वो होती है फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब का भी कौन सा भाग? एम्पुला या एम्पुला एस्थमस जंक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हर्टविग ने समुद्री अर्चिन में, और इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है जो कि हमारा समुद्री अर्चिन है वो। और इसकी क्लास जो होती है इकाइनोडर्मेटा होती है। हर्टविग ने जिसको ढूंढा था समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन को। सी अर्चिन जो होता है उसको हम अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं। अगर हम मनुष्य में बात करें तो निषेचन का सबसे अच्छा दिन होता है 14, 15, 16, और ये बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा, ठीक है। 14, 15, 16 जो दिन हैं ये निषेचन के सर्वोत्तम दिन माने गए हैं। नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। इसमें ओवम और स्पर्म दोनों जोड़ करके क्या करते हैं? अपने न्यूक्लियस को मिला देते हैं। तो ओवम और स्पर्म जब ये दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे, इतना निकट कि इनकी प्लाज्मा झिल्ली मिलने लग जाए, ओवम और स्पर्म की प्लाज्मा झिल्ली एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, तो इस घटना को हम कहते हैं सिंगेमी। ओव्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म में जब शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा, यानी कि ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जब शुक्राणु का प्रवेश होगा उसे हम कहेंगे प्लाज्मा गैमी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क को हम प्लाज्मा गैमी नहीं कहते, प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क को हम सिंगेमी कहते हैं। ओव्यूल और साइटोप्लाज्म में जुड़ने को हम कहते हैं प्लाज्मा गैमी, जब शुक्राणु का प्रवेश हो जाएगा। फिर इसके बाद जब दोनों न्यूक्लियस का जुड़ने की शुरुआत हो जाएगी उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। और जब जेनेटिक मटेरियल यानी जो स्पर्म का और ओवा का जो आनुवांशिक लक्षण है या आनुवांशिक पदार्थ है उन दोनों की मिक्सिंग होने लग जाएगी, उसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और जब जो दोनों के मिलने पर, स्पर्म और ओवा के मिलने पर एक जायगोट का निर्माण होगा, जो कि जायगोट होगा 2n, यानी कि 23 जोड़ी वाला, 46 गुणसूत्रों वाला, जो हमारे जीवन की बनेगी प्रथम द्विगुणित कोशिका, पहली द्विगुणित सेल का निर्माण होगा, जो कि कहलाएगी जायगोट। अब जायगोट जो है उससे बनने की जो प्रक्रिया उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो विभिन्न पदों में होता है, विभिन्न स्टेप्स में होता है। ये इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं? सबसे पहला है कैपेसिटेशन, दूसरा है एक्रोसोमल रिएक्शन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, चौथा है जोना रिएक्शन, पांचवा है कॉर्टिकल रिएक्शन, है ना। तो अब तक तो हम पढ़ रहे थे फॉलिकल्स और नाड़ू का निर्माण होना, हार्मोन का विभिन्न काम क्या होगा, कार्पस लुटियम का काम क्या होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से स्पर्म और ओवा का जो है निर्माण शुरू हो जाता है, या उनका स्पर्म और ओवा का एक दूसरे में मिलना, और मिलन के पश्चात जायगोट का निर्माण किस प्रकार होगा। तो पहली घटना कैपेसिटेशन की है, दूसरी एक्रोसोमल रिएक्शन की, तीसरी फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन की, चौथा है जोना रिएक्शन, पांचवा है कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए कि एक्रोसोम किसे कहते हैं। तो जो स्पर्म का ऊपरी भाग है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं, और इस एक्रोसोम में सक्रियण के लिए, यानी कि इसमें कैपेसिटेशन के लिए आवश्यक है कैल्शियम। कैल्शियम की शुरुआत कैसे होगी? कैल्शियम या कैपेसिटेशन जो है सक्रियण की शुरुआत कैसे होगी? मादा जनन मार्ग में संपर्क को होगा, शुक्राणु पर लगे डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स को इस प्रकार मैक्रोफेज तथा एसिड द्वारा हटाया जाएगा। यानी जो स्पर्म है उसमें डी कैपेसिटेशन फैक्टर लगा है कि वो कहीं और गलत जगह पर ना जुड़े, उसके लिए उसके ऊपर एक डी कैपेसिटेशन फैक्टर लगा हुआ है, जिसको महिला के शरीर में उपस्थित मैक्रोफेज WBC, जो क्योंकि स्पर्म उसके लिए एक प्रकार का एंटीजन है ना, दूसरे शरीर की कोशिका है, तो मैक्रोफेज जो होंगे उस डी कैपेसिटेशन फैक्टर को खा जाएंगी, और उसके या फिर उसके ऊपर का जो एसिड होगा, महिला के शरीर का जो pH होता है वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से जो होगा वहाँ का जो
एसिड द्वारा उस डीकैपेसिटेशन फैक्टर को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया है कि स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मिलकर के शुक्राणु में Ca2+ का प्रवेश करवाएंगे, जिससे ये इसकी गतिशीलता तीव्र हो जाएगी। तो कैपेसिटेशन में सिर्फ डीकैपेसिटेशन फैक्टर यानी कि जो उसकी सक्रियता को रोक रहे हैं उसको मैक्रोफेज और एसिड के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ और दूसरी चीज़ उसमें जो कैल्शियम है उसका प्रवेश करवा कर उसकी गतिशीलता को तीव्र करा लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कैपेसिटेशन के पश्चात एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन को आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि स्खलन के दौरान 30 से 40 करोड़ स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रवेश कराया जाता है। इससे 200 से 250 स्पर्म ही एक्रोसोमल रिएक्शन में प्रवेश कर पाते हैं। यानी एक महिला के अंदर स्पर्म जो होते हैं वो भेजे जाते हैं 30 से 40 करोड़, लेकिन जो एक्रोसोमल रिएक्शन को तक पहुंच पाते हैं वो मात्र 200 से 250 होते हैं, क्योंकि शेष तो जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं पीएच कम होने के कारण या फिर आपके जो WBC है उनके फंक्शन के कारण। तो शेष 200 से 250 एक्रोसोमल रिएक्शन में प्रवेश कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है 30 से 40 करोड़ अंदर गए, 60 से 70 हज़ार यहाँ तक पहुँचे, और ऊपर 200 से 250 जो थे वो केवल एक्रोसोमल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस घटना में एक्रोसोमल भाग में बहुत ज़्यादा प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, उसकी सहायता से अंडाणु की कवरिंग को भेदने का काम करता है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो ओवम होती है, सेकेंडरी ओवम, उस पर बहुत सारे प्रकार की कवरिंग लगी रहती है, विभिन्न प्रकार की जो है परतें लगा दी जाती हैं सुरक्षा के लिहाज से। तो इसको जो तोड़ने का काम करता है वो हमारे जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं, उनकी सहायता से शुक्राणु भेदने का काम करता है। शुक्राणु अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन से जुड़ जाता है। सबसे पहले तो काम होता है कि वह जुड़ जाए, ठीक है। इसे एग्यूलेशन कहा जाता है। एग्यूलेशन में क्या हो गया है कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्रावित की है शुक्राणु ने और वो चिपक गया है अंडाणु की परत से। अब इस पे एक्रोसोम पर उपस्थित एंजाइम का स्राव होकर अंडाणु की परत का भेदन शुरू करता है। देखिए ये ओवम जो है वो धीरे धीरे इसको भेदना शुरू करेगा। एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो कि लगा हुआ है उस ओवम के ऊपर, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, और वो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की सहायता से ही टूट सकता है। तो स्पर्म इसकी प्रक्रिया को शुरू करता है। ये घटना एग्यूलेशन कहलाती है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद देखो भाई, आपका जो ओवम है उस ओवम के ऊपर कितनी सारी परतें लगी हैं। सबसे पहले तो आप ज़ोना पेलुसिडा देख पा रहे होगे, कोरोना रेडिएटा देख पा रहे होगे, हाइलोरोनिक एसिड देख पा रहे होगे। तो हाइलोरोनिक एसिड सबसे बाहर की तरफ है, बीच में आपको कोरोना रेडिएटा दिख रही है, इसके पश्चात ज़ोना पेलुसिडा दिख रही है, अंदर की तरफ खाली जगह पेरिविटलाइन स्पेस दिख रही है, उसके पश्चात प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना पीछे है, मतलब इतनी सारी कवरिंग के पश्चात जा कर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्थित है MPC, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, क्योंकि ये मेटाफेज में ही रुक गई है, अरेस्ट इन मेटाफेज, इसीलिए इसमें MPC है, जिसको MPC आकर के स्पर्म को तोड़ना है, स्पर्म तोड़ के उसे APC में चेंज कराएगा, जिससे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा स्पर्म लाइसिन एंजाइम। अब देखिए दूसरी ओर शुक्राणु के पास क्या क्या लिखा हुआ है। शुक्राणु पे लिखा है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम किसको तोड़ने का काम करेगा? सबसे पहले हाइल्यूरोनिक एसिड को, जो कि सबसे भारी कवरिंग है। सेकेंड एंजाइम जो लगा हुआ है शुक्राणु के पास वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको तोड़ देगा? कोरोना रेडिएटा को। तीसरा लगा हुआ है जोना लाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम, जो तोड़ देगा जोना पेलुसिडा को। यानी 3 परतों को आसानी से तोड़ने की शक्ति रखता है हमारा स्पर्म, उसके पास हर ताले की चाबी है। हाइलोरोनिक एसिड तोड़ना है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम का यूज़ करेगा। कोरोना रेडिएटा को तोड़ना है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का यूज़ करेगा। फिर जोना पेलुसिडा को तोड़ना है तो जोना लाइसिन या एक्रोसिन हार्मोन का एंजाइम का यूज़ करेगा। इसके पश्चात वो प्रवेश कर जाएगा कहाँ पर? इसके पश्चात प्रवेश कर जाएगा वो हमारी एग सेल में। तो अब फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। अब जब यहाँ पर तीनों परतें टूट जाएंगी तो निर्माण होगा किसका? फर्टिलाइजेशन कोन का।
ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। बाहर ज़ोना पेलुसिडा टूट गई है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी भी अन्य शुक्राणु इसके अंदर आने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जब एक स्पर्म इन परतों को तोड़ देता है तो जो अन्य शुक्राणु होते हैं वो उनका प्रवेश बाधित हो जाता है, वो उसको तोड़ नहीं पाते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु की परतों को तोड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर टच करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की ओर विकसित होती है, जिससे शंकु निषेचन शंकु बनता है। शुक्राणु के टच होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर विभव उत्पन्न हो जाता है तथा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है और NAVGC ओपन हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही हमारे स्पर्म ने डिफरेंट परतों को तोड़ा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया था, वैसे ही यहाँ पर सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो गए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। और इन चैनल्स के ओपन होते ही यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक पोलराइजेशन, एक माइनर सा, बहुत छोटा सा माइनर सा करंट उत्पन्न हो जाता है। और ये जो शंकु बना है उसको हम फर्टिलाइजेशन शंकु या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। इधर जोनल रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी, मतलब ये कि सबसे पहले तो आपको पॉलीस्पर्म यानी विभिन्न प्रकार के जो शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं इधर से उसको रोकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक स्पर्म ने अपना काम कर दिया है। क्या काम कर दिया है, सारी परतें जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स थी उनको तोड़ दिया है। अब शेष को क्या करना पड़ेगा, अब शेष को रोकना पड़ेगा, शेष स्पर्म्स को रोकना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया के लिए डीपोलराइज मेम्ब्रेन पर उत्पन्न विभव के कारण अन्य शुक्राणु कुछ देर के लिए मेम्ब्रेन में प्रवेश नहीं कर पाते। जो मैंने आपसे कहा था कि ना माइनर सा करंट उत्पन्न होगा या माइनर सा वोल्टेज उत्पन्न हो, इसके कारण शुक्राणु को एक तरीके का झटका फील होता है, जिससे वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन कुछ समय के पश्चात वो पुनः कोशिश करने लगते हैं। तो इस दौरान प्रथम शुक्राणु के प्रवेश से फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है। अब यहाँ क्या हुआ कि चलो थोड़ी देर के लिए वो माइनर से करंट की वजह से रुक जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर से प्रवेश करेंगे, तब होगी कॉर्टिकल रिएक्शन। अब आपको याद होंगी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हम पढ़ रहे थे पहले, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगी, स्लो बैक द पॉलीस्पर्मी, ये विभिन्न शुक्राणुओं को प्रवेश करने से बचाएंगी। इस प्रक्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, कोशिका से बाहर चली जाती है। यानी क्या हुआ है, कुल मिलाकर के जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थी उनको बाहर भेजा जाने लगता है। जब इनको बाहर भेजते हैं तो ये पेरिविटलाइन स्पेस में भर जाती हैं और एक तरीके की मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं, जो पॉलीस्पर्मी से बचाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक शुक्राणु ने प्रवेश किया, शुक्राणु के प्रवेश करते ही कोन का निर्माण हो गया और हल्का सा करंट उत्पन्न हो गया, जिससे शुक्राणु कुछ देर के लिए रुक गए। शुक्राणुओं को परमानेंट रोकने के लिए क्या किया जाएगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो कैल्शियम VGC हैं उनको ओपन किया जाएगा। इधर कैल्शियम के VGC ओपन होते ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब कैल्शियम की जब मात्रा बढ़ने लगेगी तो कुछ चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। भाई अगर कोई खाली जगह है उसमें किसी भी वस्तु को हम भर रहे हैं तो पहली भरी हुई जो हवा है वो तो बाहर निकालेंगे ही ना। उसी तरीके से जो पहले भरी हुई कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंदर हमने कैल्शियम को भेजा है। तो कैल्शियम के अंदर भेजने पर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बाहर आने लगती हैं कोशिका से, और जैसे ही कोशिका से बाहर आएंगी तो पेरिविटलाइन स्पेस में भर करके एक फर्टिलाइजेशन झिल्ली का निर्माण करेंगी, जो पॉलीस्पर्मी को रोक लेगा। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम 2+ आयन। ये क्या करता है कैल्शियम 2+ आयन, क्यों अंदर आया था, क्यों कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बाहर निकाला गया, उसको समझते हैं। ये आयन रुके हुए मियोसिस सेकंड को भी प्रारंभ कर देता है, यानी कि जो मियोसिस की घटना रुक गई थी उसको ये प्रारंभ कर देगा। यहाँ पर क्या होता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज हो जाता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में। यहाँ आवश्यकता पड़ती है हमको कैल्शियम आयन की, और ये जो होता है सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है और प्रो न्यूक्लियस ओवम बन जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो आपकी सेकेंडरी ओसाइट है जिसके अंदर स्पर्म का फ्यूज़न हो चुका है, उसमें क्या क्या घटना घट रही है। स्पर्म जुड़ा हुआ है कोन से, देखिए सबसे ऊपर आयन के नीचे लिखा हुआ है स्पर्म, और स्पर्म जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है किससे, ओवम के कोन से। उधर प्लस पॉजिटिव आयन्स आ गए हैं, बाहर की तरफ
आप कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देख पा रहे हो। और सोडियम गेटेड चैनल से सोडियम भी अंदर आ चुका है जिसने हल्का सा करंट उत्पन्न किया था, और कैल्शियम गेटेड चैनल से कैल्शियम अंदर आ गया। क्योंकि कैल्शियम अंदर आ गया, अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बाहर जाना पड़ेगा। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर जा करके अभी निषेचन झिल्ली का निर्माण कर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है, एम्फीमिक्सिस। अब जब इतना हो चुका है, जब स्पर्म अंदर प्रवेश करेगा तो नर एवं मादा युग्मक के जेनेटिक मटेरियल को एक द्विगुणित संरचना निर्माण करना एम्फीमिक्सिस कहलाता है। यानी अब जो है स्पर्म और ओवा के न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा। अब इस जीवन की पहली द्विगुणित कोशिका बनेगी जिसका नाम है जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल शरीर के बाहर होगा, मतलब मेल जो है वो अपने स्पर्म को बाहर निकाल देंगे और वो फीमेल बॉडी से जा कर के कहीं बाहर, फीमेल बॉडी भी ओवम का बाहर निकालेंगे, वो दोनों जुड़ करके जो है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। लेकिन जब शरीर के अंदर मादा और नर युग्मक मिलेंगे, गैमीट्स कौन कौन से, मेल और फीमेल गैमीट्स कहाँ मिलेंगे, शरीर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के 2 प्रकार होते हैं। अब क्लीवेज कैसे होता है इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।